एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस अब हम लोग शुरू कर रहे हैं और आज एनसीईआरटी के स्पेशल ये पहला क्लास है। कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी को कवर किया जाएगा और हमारा जो रिसोर्स होगा वो एनसीईआरटी होगा। बीपीएससी प्रीलिम्स में भी इससे काफी प्रश्न बनते हैं या किसी भी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी तो पढ़ना आवश्यक होता है, उसे जानना आवश्यक होता है। आप सीटेट का बात करें, स्टेट का बात करें, आप बिहार एसएससी बात करें, सेंट्रल एसएससी बात करें, तो सभी में यूपीएससी से लेके और जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में एनसीईआरटी की अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत यूजफुल होगा ये आपके लिए। साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से आपको आपकी जो 5 बड़ी समस्याएं होती है हमारे प्रिपरेशन के दौरान, न्यूज़पेपर फ्री में अवेलेबल नहीं होना, स्टडी मटेरियल फ्री में अवेलेबल नहीं होना, देन वीडियो लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल नहीं होना, फिर जो कोर्सेज होते हैं वो फ्री में अवेलेबल नहीं होना, और डेली लेवल पे कोई मॉक टेस्ट लेके एनालिसिस करें। इन पांचों समस्या का समाधान उस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उस ऐप में अवेलेबल है। आइए बिना देर किए अब हम लोग शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल के बेसिक जानकारी के साथ। भारत की स्थिति जो है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है और इसकी आकृति चतुष्कोणीय है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है। अच्छा, ये जो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी, इसमें अगर दिक्कत हो रहा है तो मैप का जो अपर पार्ट होता है वो नॉर्थ होता है, ये हम लोग जानते हैं। जो लोअर पार्ट होता है वो साउथ होता है। सिमिलरली राइट वाला पार्ट ईस्ट होता है और लेफ्ट वाला पार्ट वेस्ट होता है। तो भारत की स्थिति अगर आप देखेंगे वर्ल्ड मैप पे तो ये अपर पार्ट में है यानी उत्तरी गोलार्ध में है, और इसके अलावा ये पूरब में स्थित है, मीन्स राइट साइड में स्थित है, इसलिए ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। आकृति आप देखेंगे तो लगभग चतुष्कोणीय है, चारों तरफ अगर आप ऊपर से नीचे की ओर मैच करते हैं इसको तो एक चतुष्कोणीय 4 कोणों वाली आकृति है। अक्षांशीय विस्तार अभी हम लोगों ने देखा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है, ये अक्षांश का विस्तार है। जब हम लोग देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। यानी अक्षांशीय विस्तार या फिर देशांतरीय विस्तार दोनों ही लगभग 30 डिग्री है। भारत का दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान आता है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से ये दूसरे स्थान पर स्थित है। तो ये भारत से जुड़ी आपको बेसिक जानकारी मिली। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और ये दुनिया के कुल क्षेत्रफल का अगर आप देखेंगे तो लगभग 2% से थोड़ा अधिक है। भारत में जो कुल जनसंख्या है, हालांकि ये अप टू डेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, आप इसे अपने हिसाब से करेक्ट कर लीजिएगा। आप जनसंख्या को एक बार अपने हिसाब से करेक्ट जरूर कर लीजिएगा, यहाँ एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन दिया गया है। उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम अगर हम लोग चलते हैं तो ये 2933 किलोमीटर है। एनसीईआरटी आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसमें हम लोग एनसीईआरटी लगभग सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के फैक्ट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये एनसीईआरटी का आप सार संग्रह के रूप में देख सकते हैं इसे। आप स्टेट पीसीएस यूपीएससी के अलावे सीटेट और जिस भी प्रकार के एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये हर एक एग्जाम के लिए लगभग इम्पोर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में अगर आपकी अपनी कोई इच्छा हो, किसी प्रकार की जो समस्या हो वो भी बता सकते हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो सेपरेटली जरूर बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को आज मिस मत कीजिएगा, इसमें हम लोग पूरे इंडियन ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है, एकदम पूर्वी पार्ट और एकदम पश्चिमी पार्ट, इनको देख लिया जाए तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु राज्य में तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, बट एग्जैक्ट पूरब का जो लास्ट पॉइंट है हमारा क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित कीबीथू, वलांगू भी इसे कहते हैं, यहाँ स्थित है। आप ये मैप पे देख पा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर है और यहीं पे स्थित है एकदम पूर्वी क्षेत्र में वलांगू, जिसे किबीथू भी कहते हैं। ठीक इसी तरह से सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वो गुजरात में कच्छ का जो जिला है, यहाँ पे गुहार मोती जगह है जो इसका
सबसे पश्चिमी बिंदु है हमारे देश का, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। अ, अगर आप लैंड वाले एरिया की बात करें तो सबसे उत्तरी बिंदु मीन्स एकदम अपर की ओर चला जाए तो इंदिरा कॉल है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लेह में स्थित है, अब वो लेह में चली गई है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, तो ये याद रखिएगा, ऊपर भी इंदिरा नीचे भी इंदिरा, सबसे उत्तरी बिंदु भी इंदिरा कॉल है और सबसे दक्षिणी बिंदु भी इंदिरा कॉल है। ठीक है, आईसी और आईपी के नाम से इसको जानते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और इसकी भूमध्य रेखा से जो दूरी है वो 876 किलोमीटर की है। यानी अगर अब ये प्रश्न किया जाए कि हम भारत में हम लोग जो है भारत का जो सीमा है वो मध्य रेखा से कितनी ऊपर की ओर है, कितनी ऊंचाई पे है, तो ये 876 किलोमीटर हम इसे बता सकते हैं। तो ये हो गया, हम लोगों ने भारत के बाउंड्रीज वगैरह को देख लिया। अब हम लोग इसमें इंटरनल चलते हैं, भारत के इंटरनल पार्ट को देखते हैं। सोर्स वही है एनसीईआरटी और पूरी तरह से एनसीईआरटी को इसमें कवर किया गया है। जो भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जियोग्राफी के हैं, स्पेशली इंडियन जियोग्राफी को इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं और इसी तरह से हम लोग डेली बेसिस पे एनसीईआरटी के अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी कवर करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत यूजफुल होने वाला है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी भाग, मतलब ये वाला पार्ट जो नीचे की ओर पार्ट आप देख पा रहे हैं ट्राइंगुलर, ये प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए प्रायद्वीपीय है। इसका सबसे दक्षिणी भाग तमिलनाडु में केप कोमारिन है, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। और भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है, केवल स्थल सीमा, तो ये 15,200 किलोमीटर है। जबकि तटीय भाग की बात की जाए, जो तटीय सीमा है, तो वो 7,516 किलोमीटर है। द्वीप समूह वगैरह को इसमें ऐड किया गया है। केवल भारतीय प्रायद्वीप की तटीय सीमा की बात किया जाए तो ये 6100 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट, जो भारत का मानक समय रेखा है, ये 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री कह सकते हैं, इस देशांतर पर स्थित है। अक्षांश नहीं, देशांतर मीन्स ऊपर से नीचे की ओर जो लाइन आ रही है उस पे। और मानक समय रेखा जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। यानी हमारा जितना प्रदेश है वो ले लीजिए और 36 ओडी याद रखिएगा, 36 ओडी और जितना प्रदेश है हिमाचल प्रदेश को छोड़ के, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 5 राज्य है जिससे होकर के भारत का जो मानक समय रेखा है वो गुजरता है। यहाँ आप साथ में मैप में भी देखते चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो ये वो 5 है जो हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच का जो अंतर है वो 5.5 घंटे का है। भारतीय समय जो है वो ग्रीनविच समय से आगे चलता है, क्योंकि ग्रीनविच से हम लोग पूरब में स्थित है, तो जो पूरब में स्थित है वो आगे होता है उसका टाइम। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर जो देशांतर जा रही है वो मानक रेखा है और जो राइट टू लेफ्ट जा रही है ये कर्क रेखा है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़ो इसका एक ट्रिक है जिससे हम लोग इसको याद किए थे, तो आप वो ट्रिक अप्लाई करके याद भी कर सकते हैं। तो ये हो गया भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा का गुजरना। अब हम लोग भारत के कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। भारत का जो सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है वो गोवा है और सबसे कम नगरीकृत राज्य की बात होगी, सबसे कम नगर, तो ये हिमाचल प्रदेश है। भारत का मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन वाला राज्य है, तो हरियाणा सबसे कम वन वाला राज्य है। सबसे अधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि सबसे कम वन वाला राज्य हरियाणा है। भारत का मानसीन राम, इसे मौसिन राम भी बोलते हैं, मेघालय में है और ये सबसे अधिक वर्षा का
क्षेत्र है। भारत का केंद्र शासित प्रदेश लेह, ये भारत में सबसे कम वर्षा होती है। तो भारत में सबसे कम वर्षा का जो क्षेत्र है वो लेह है और ये केंद्र शासित प्रदेश है। अरावली पर्वत जो है वो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और हिमालय पर्वत जो है वो सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अब हम लोग भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पड़ोसी देशों को देख लेते हैं। भारत का कुल जो सीमा रेखा है 15,200 किलोमीटर सीमा रेखा है, जो 92 जिले और 17 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 17 राज्य से होकर के गुजरती है हम लोग की जो बाउंड्री है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो बाउंड्री है वो 17 राज्यों को टच करता है। तटीय सीमा की बात की जाए तो 7,516 किलोमीटर है। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। केवल प्रायद्वीपीय भारत में अगर पूछे तो ये 6100 किलोमीटर है। भारत के 7 पड़ोसी देशों का नाम अगर पूछता है जो कि भारत की थल सीमा से कनेक्टेड है, तो ये पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, म्यांमार और अफगानिस्तान के रूप में। तो ये भारत के जो है वो 7 पड़ोसी राज्य हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ लगती है। अफगानिस्तान के साथ जो सीमा रेखा मात्र 80 किलोमीटर का है। 2 पड़ोसी देश जो भारत की तटीय सीमा के साथ जुड़े हैं, ये श्रीलंका है और मालदीव है। ऐसे देश जो थल और जल दोनों सीमा बनाते हैं, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश है। ये 2 देश है जो हमारे साथ थल सीमा भी शेयर करते हैं और जल सीमा भी शेयर करते हैं। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं और ये 4 राज्य हो गए। एक तो अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। सीमा निर्धारण में रेड क्लिफ रेखा याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच है। भारत के द्वीप समूह की बात की जाए तो भारत के पास कुल 1208 द्वीप समूह हैं और ये संख्या सभी छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है और लक्षद्वीप जो है ये सबसे छोटा द्वीप समूह है। तो भारत के द्वीप समूह में टोटल 1208 द्वीप समूह है। सबसे बड़ा अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप जो है वो हमारा सबसे छोटा द्वीप समूह है। तो ये हो गए भारत के द्वीप समूह। अब इनको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे अंडमान निकोबार से हम लोग शुरू करते हैं। हर वो चीज जो एनसीईआरटी में पढ़ाई गई है वो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मीन्स पूरी तरह से एनसीईआरटी आपको अवेलेबल हो रही है, आप ऐसा समझ सकते हैं। अंडमान निकोबार में बर्मा हो गया, आपको म्यांमार में हिमालय पर्वत को आराकान योमा पर्वत कहा जाता है। बर्मा यानी म्यांमार जो है, यहाँ हिमालय पर्वत को आराकान योमा पर्वत कहते हैं और इसको रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं। इसका फैलाव उत्तर से दक्षिण की ओर है और ये पर्वत श्रृंखला आगे बंगाल की खाड़ी में समुद्र के नीचे से ऊपर उठती है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप के नाम से जानते हैं। यानी कि आप अगर देखें तो माउंट एवरेस्ट जो है इसको बर्मा में अराकान योमा कहते हैं। इसका फैलाव उत्तर से दक्षिण की ओर है और यही पर्वत श्रृंखला आगे बंगाल की खाड़ी में समुद्र के नीचे से ऊपर की ओर उठती है। समुद्र में है वो और ऊपर की ओर उठ रही है और इसी से अंडमान निकोबार का जन्म हो रहा है। यही अंडमान निकोबार है। ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। कुल द्वीपों की बात की जाए तो 572 द्वीप है। सभी छोटे वगैरह अगर आप द्वीपों को मिला लेते हैं तो 1272 के आसपास, मीन्स वही 1280 लगभग द्वीप है। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत में अगर आप देखेंगे तो इसमें चारों तरफ आपको द्वीप देखने को मिलेगा।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह 4 भागों में बढ़ जाता है। उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम बिंदु यहीं पे है, जिसको सैंडल पीक कहते हैं, और इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम बिंदु सैंडल पीक है, जो यहीं पर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 732 मीटर है। मध्य अंडमान जो है ये पूरे द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग है। दक्षिणी अंडमान में निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है। लिटिल अंडमान, ये एक वर्ड आपने सुना होगा। देखिए, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच के भाग को डंकन पैसेज कहते हैं। मीन्स आप मैप में देखेंगे, दक्षिणी अंडमान है, लिटिल अंडमान है, और उसके बीच का जो स्पेस है इसको डंकन पैसेज के नाम से जाना जाता है। तो ये लिटिल अंडमान के बारे में, आप लिटिल अंडमान से जुड़ा अगर कुछ पूछ सकता है तो डंकन पैसेज को लेके पूछ सकता है। वो हम लोगों ने यहाँ देखा, डंकन पैसेज को। अंडमान द्वीप समूह के पास ग्रेट कोको द्वीप और लिटिल कोको द्वीप स्थित है। एक बार फिर से, अंडमान द्वीप समूह के पास ऊपर की तरफ ग्रेट कोको द्वीप और लिटिल कोको द्वीप स्थित है, और इन दोनों द्वीप पे म्यांमार का अधिकार है। उत्तरी अंडमान द्वीप के पास ही नारकोंडम द्वीप है और बैरन द्वीप है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं ज्वालामुखी के दौरान, है ना। तो उत्तरी अंडमान द्वीप के पास में ही आपको नारकोंडम द्वीप मिलता है, जिसको नरकोंदम भी कहते हैं, और बैरन द्वीप मिलता है। ये दोनों ही द्वीप भारत के अधिकार में है, और इन दोनों ही द्वीपों पर ज्वालामुखी स्थित है, जिसमें बैरन द्वीप एकमात्र द्वीप है भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है। यहाँ अभी भी जो ज्वालामुखी है वो एक्टिव ज्वालामुखी पाई गई है, सक्रिय ज्वालामुखी पाई गई है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हो गए आपको नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप से जुड़े हुए। नारकोंडम द्वीप जो है वो सुषुप्त में है, जबकि बैरन द्वीप जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। स्थित कहाँ है? तो अंडमान में। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग। निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो लिटिल अंडमान के नीचे 10 डिग्री चैनल पड़ता है, और इसके बाद निकोबार द्वीप शुरू हो जाता है। लिटिल अंडमान के नीचे 10 डिग्री चैनल है, और फिर निकोबार द्वीप शुरू होता है। 3 पार्ट में हम लोग निकोबार द्वीप को बांट के पढ़ सकते हैं। निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो कि भारत का भी दक्षिणी बिंदु है, ये इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी ये जाना जाता है। लक्षद्वीप द्वीप समूह का बात करेंगे तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। यहाँ आप मैप में देख पा रहे हैं, जो पूरब की ओर है ये बंगाल की खाड़ी है, जो पश्चिम की ओर है ये अरब सागर है, और यहाँ पश्चिम की ओर नीचे की ओर आप देख पा रहे हैं ये जो पॉइंट है ये लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, और ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी याद रखेंगे। लक्षद्वीप जो है वो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल इसकी मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी राजधानी, लक्षद्वीप की राजधानी अगर पूछता है तो वो कवरत्ती है। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवरत्ती है। लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप जो है वो मिनिकॉय द्वीप है, और इसका क्षेत्रफल मात्र 4.83 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो अंड्रोट द्वीप है, और इसका क्षेत्रफल 4.98 वर्ग किलोमीटर है। अंड्रोट द्वीप का जो क्षेत्रफल है वो 4.98 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा आप देख रहे हैं तो 4.83 वर्ग किलोमीटर ये मिनिकॉय द्वीप है। तो लगभग दोनों ही 5 किलोमीटर से भी छोटे हैं। सबसे दक्षिणी द्वीप जो है वो मिनिकॉय द्वीप है, ये याद रखिएगा। कुछ और महत्वपूर्ण द्वीप है जिनको देख लिया जाए। न्यू मूर द्वीप एवं गंगा सागर द्वीप, ये जो है ये बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के तट के पास है। उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप है, जो कि ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर बनता है।
और यहाँ से मिसाइल का परीक्षण भी किया जाता है। आंध्र प्रदेश के तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप है, जो प्रायः आप न्यूज में देखते भी होंगे, और यहाँ पर भी परीक्षण का काम चलता है। सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर स्थित है यहाँ, और इसी सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर में हम लोग परीक्षण के कार्यों को देखते हैं। सतीश धवन जो है वो इसरो के चीफ भी रह चुके हैं, इसरो अध्यक्ष रहे हैं 2002 में। नेक्स्ट पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप, ये तमिलनाडु के तट पर स्थित है और रामेश्वरम मंदिर यहीं पर है। पंबन द्वीप के सबसे दक्षिणी भाग को धनुषकोडी कहा जाता है। इसके बाद राम सेतु शुरू हो जाता है और वो फिर श्रीलंका तक जाती है। श्रीलंका और भारत के बीच में मन्नार की खाड़ी है। गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर खंभात की खाड़ी में आलिया बेट द्वीप है, बहुत इंपॉर्टेंट। गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर खंभात की खाड़ी में आलिया बेट द्वीप है। और एलिफेंटा की गुफाएं जो है वो इसी द्वीप पर स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित आलिया बेट द्वीप पर ही स्थित है। यहीं पे हम लोग कांडला बंदरगाह वगैरह देखते हैं, है ना, अलग अलग जो बंदरगाह है ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो बेसिक इंफॉर्मेशन इंडिया के बारे में दे रहे हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि हम लोग ये सारे के सारे जो आज इस वीडियो में कर रहे हैं ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आपके एनसीईआरटी जो सीटेट वगैरह के एग्जाम में पढ़ने होते हैं, आप ऐसे वीडियो के जरिए जाके बहुत हेल्पफुल इसे बना सकते हैं। तो स्टेट पीसीएस यूपीएससी के अलावा किसी भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत यूजफुल मटेरियल आप तक अवेलेबल कराई जाएगी, और उद्देश्य ये भी रहता है कि आपका समय भी फालतू का बर्बाद नहीं हो। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ मैप में ये दिखाने की कोशिश की गई है। अब हम लोग कुछ भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत जो हम लोग देख रहे थे उसमें वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में चर्चा थी, तो इन्हें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले भारत में 500 से अधिक अभ्यारण्य हैं, जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य कहा जाता है। पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जिम कॉर्बेट है, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है, और इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी। वर्तमान में जिम कॉर्बेट का नाम बदल दिया गया है, और क्या नाम बदल के किया गया है वो डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइएगा। रिसेंटली बहुत सारे नाम बदले गए हैं, और करंट अफेयर्स की दृष्टि से इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हम ऐसे प्रश्नों को देख ले कैसे नाम चेंज हुए हैं। सेपरेट वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। वैसे प्लेलिस्ट में भी जाकर के बीपीएससी 70वीं प्लेलिस्ट से आप इसे देख सकते हैं, कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। देश में सबसे अधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है, और इसका नाम हिमिस है। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर के लेह में है, जबकि सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट पार्क जो है यहाँ से होकर रामगंगा नदी बहती है। और भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, अब पार्क का बात नहीं हो रहा है, अभ्यारण्य का बात हो रहा है, तो ये नागार्जुन सागर है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। 2004 भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बैडमैन ऑफ, सॉरी यहाँ बैडमैन गलती से लिखा हुआ है, यहाँ होगा बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा गया है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। कश्मीर की बात की जाती है तो एक सेंचुरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, दाची गाम यहाँ एक विशेष प्रकार की हिरन है, उसे कहा गया है कश्मीरी महामृग को कहा जाता है डाची। और ये डाची गाम सेंचुरी जो है वो एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में हुई, और इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। डाचीग्राम सेंचुरी एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है, और भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है।
ठीक है। तो आप जम्मू कश्मीर से डाची ग्राम ये याद रखिएगा, लेह याद रखिएगा, सबसे बड़ा नेशनल पार्क लेह में है। भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 ईस्वी में होती है और इसका जो मुख्यालय है वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। तो ये प्रश्न भी पूछता है, इस तरह के प्रश्नों को कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। उत्तराखंड के नंदा देवी के शिखर पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क है, जो 1982 में राष्ट्रीय उद्यान बना। इस क्षेत्र के अंतर्गत फूलों की घाटी है, जहाँ किस्म किस्म के फूल आपको देखने को मिलती है, जो अपनी छटा बिखेरी रहती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में है और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। तो ये पूछ सकता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है और ये किसके साथ सीमा साझा करता है, तो नेपाल के साथ साझा करता है। 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। अब हम लोग कुछ भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनसे जुड़े स्टेट को क्विकली देख लेते हैं। तो प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और बगल में उसके स्टेट को दिया गया है। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है, कथक उत्तर प्रदेश से है। तो ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा भरतनाट्यम और इसको तमिलनाडु से है। तो क्या है, भरतनाट्यम जो डांस है इसका संबंध तमिलनाडु से। अब बहुत सारे ट्रिक खुद भी जानते होंगे और आप बहुत सारे ट्रिक्स ऐसे याद करने के लिए आप देखे होंगे, या आप हमारे भी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ कुछ ट्रिक से याद कराया गया है, तो आप उसको फॉलो करके याद कर सकते हैं। मैं यहाँ बस एनसीईआरटी में जो बेसिक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको मैं शेयर करता हूँ। भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, कथक उत्तर प्रदेश से है, कथकली केरल से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, मोहिनी अट्टम का संबंध केरल से है, सतरिया जो है इसका संबंध असम से है। तो भारतनाट्यम और मोहिनी अट्टम ये दोनों नाम मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन भारतनाट्यम याद रखिएगा नाट्य वाला तमिल में है और अट्टम वाला केरल में है। सतरिया जो है वो असम से है, ओडिसी ओडिशा से है और मणिपुरी नृत्य जो है वो मणिपुर से है। अगला इंफॉर्मेशन जो है वो अब थोड़े हम लोग जलीय क्षेत्र में चल करके इंफॉर्मेशन देखते हैं, झील से संबंधित। भारत की जो सबसे बड़ी झील है वो चिल्का झील है और ये उड़ीसा में स्थित है। ये जो चिल्का झील है ये खारे पानी का झील है और आपको समुद्र तट के पास स्थित है। ये एक लैगून झील भी है, तो ये याद रखिएगा भारत में की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, उड़ीसा में स्थित है। ये एक लैगून झील है और खारे पानी की झील है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील अगर पूछता है तो ये हो जाएगा आपको वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस तरह के प्रश्न प्रायः एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, प्रायः इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं कि ताजे पानी खारे पानी इसमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो ताजा पानी का झील मीठे पानी का झील है ये, और ये वुलर है जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये झेलम नदी के मार्ग में बनती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील सिक्किम में स्थित है और इसका नाम है चोलामू झील, जो 5330 मीटर की ऊंचाई पे है। सोलामो झील के नाम से भी वहां पुकारा जाता है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील अगर बोलता है तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है और ये लोकटक झील है। इसके पास एक राष्ट्रीय उद्यान है केबुला जामो। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये याद रखिएगा, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। चेमुला जामो जो है वो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, मणिपुर में है और ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान भी है। यहाँ आप देख पा रहे हैं जो मैप में बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर का बात किया जाए तो चाइना के अधिकार वाले कश्मीर में पेंगोंग त्सो झील है।
वुलर झील जो है ये झेलम के सर्पिलाकार चलने के कारण बना है और इसे गोखुर झील भी कहते हैं। मीन्स वुलर झील को गोखुर झील भी कहा जाता है। डल झील की बात की जाए तो ये ताजे पानी की झील है और यहाँ पर दलदल पाए जाते हैं। अन्य जो झील है इसमें नागिन, अनंतनाग, शेषनाग और मनसार झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरजताल झील है जो बड़ा लाचला दर्रे के पास है और ये ताजे पानी की झील है। तो हिमाचल प्रदेश में सूरजताल झील बड़ा लाचला दर्रे के पास ताजे पानी की झील है। इसके अलावा चंद्रताल झील है, नको झील है, रेणुका झील है। रेणुका झील जो है वो एक चिड़ियाघर के लिए भी प्रसिद्ध है, यहाँ पर एक चिड़ियाघर भी है। उत्तराखंड की बात करें तो नैनीताल झील, रूपकुंड झील और भीमताल झील है, ये उत्तराखंड में स्थित है। नैनीताल को नैनी झील के नाम से भी जाना जाता है और ये एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी प्रसिद्ध है। उत्तराखंड का ये है। इसके बाद सिक्किम में आते हैं तो चोलामू झील, वहीं जो सोलामो के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत की सबसे ऊंची झील है। सोंगमा झील, ये दो झील जो है वो सिक्किम में स्थित है। मणिपुर में लोकटक झील, जो अभी हम लोगों ने देखा, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। केबुला जामो यहाँ पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और इसी के लिए प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है इस चीज के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उड़ीसा को। तो उड़ीसा में चिल्का झील खारे पानी की झील है और भारत की सबसे बड़ी झील भी है। ये एक लैगून झील है, लैगून झील के रूप में जानी जाती है। आज पूरे दिन हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को करेंगे, सोर्स एनसीईआरटी होगा और अलग अलग टॉपिक वाइज भी वीडियो इसके बाद आएगा। तो आप पूरे दिन चैनल पे बने रहिएगा और जितने भी वीडियो जा रहे हैं ये सारे आप जरूर से उसको देखिएगा और अगर संभव हो नोट्स भी बना लीजिएगा। कोलेरू झील ताजे पानी की झील है जो गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच बनती है। पुलिकट झील सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पास है और पुलिकट झील का कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश में भी पड़ता है, सॉरी तमिलनाडु में भी पड़ता है। तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ पे वीरानम झील है, पुलिकट झील है, वहां लोग पुलिकात कह के संबोधित करते हैं, और चेम्बार काकम झील है। ये तमिलनाडु के मैप से आप रिलेट करके देख सकते हैं। केरल की बात की जाए तो अष्टमुडी झील, सष्टम कोटा और वेम्बनाड, जिसको वायनाड बोलते हैं। ये जो वेम्बनाड झील है ये खारे पानी की झील है, लैगून झील है। और सष्टम कोटा और अष्टमुडी ये दो हम लोगों ने देखा अलग से है। जो इसमें आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, वायनाड जो है वो राहुल गांधी का अपना स्थल है, राहुल गांधी केरल से सांसद भी है। तो और बाकी जो नंबरिंग है सष्टम कोटा अष्टम कोटा इससे याद रख सकते हैं। तेलंगाना में हिमायत सागर झील और उस्मान सागर झील ये दो झील हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र का। लोनार झील जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो तवा वोहर झील जो नर्मदा नदी के ऊपर बांध बनाकर बनाया गया है, तवा वोहर झील वो है। और भोज झील है, ये दो झील है जो स्थित है मध्य प्रदेश में। गुजरात की बात किया जाए तो गुजरात में जो महत्वपूर्ण झील है वो है नल सरोवर झील, जो कि गुजरात में स्थित है। और आपको ये इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि भारत का जो नर में जो सर्वश्रेष्ठ है, नर में जो सर्वोपर है, नरेंद्र मोदी गुजरात से है और ये नल सरोवर झील भी गुजरात से है, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और ये नमक के लिए भी जानी जाती है, ये भी याद रखिएगा, गुजरात नमक के लिए जाना जाता है और यहाँ से नमक से आप नल सरोवर झील को भी याद रख सकते हैं। राजस्थान की बात की जाए तो सांभर झील जो कि खारे पानी की झील है और ये खारे पानी की झील होने के साथ साथ पूरे भारत में नमक की आपूर्ति में ये सहायक है। इसके बाद पुष्कर झील का नाम आता है, फिर नक्की झील, राजसामंत झील, ढेबर झील। ढेबर झील जो है मानव निर्मित झील है, इससे उदयपुर के राजा ने बनवाया था, तो ये याद रखिएगा, उदयपुर के राजा ने बनवाया था इसे और ये राजस्थान में स्थित है। तो ये राजस्थान के कुछ प्रमुख झील हो गए। एक झील है पंचभद्रा झील जो कि खारे पानी की झील है और ये भी
राजस्थान में ही स्थित है। अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग, और ये टॉपिक है भारत की मिट्टी। इनको हम लोग देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में डिवाइड किया है, और ये उनकी प्रकृति और गुणों के आधार पे किया है। तो भारत में जो प्रकृति और गुण के आधार पे आप मिट्टी देखेंगे तो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सबसे पहले और सबसे बड़ा हिस्सा जो मिट्टी का है वो जलोढ़ मिट्टी का है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नाम से जानी जाती है। 8 जो वर्गीकरण है, इसमें जो पहला वर्गीकरण है, जो पहला प्रकार है वो है जलोढ़ मिट्टी का। और भारत में जो जलोढ़ मिट्टी है इसका विस्तार भी बहुत लंबा है, स्पेशली मैदानी भागों में अगर आप बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। यही जलोढ़ मिट्टी है जो उत्तरी विशाल मैदान, पूर्वी तट के डेल्टा और नदी घाटियों में पाई जाती है, और ये कृषि के लिए बहुत यूजफुल होती है, बहुत उपयोगी होती है। जलोढ़ मिट्टी का जो वितरण क्षेत्र है ये उत्तरी विशाल मैदान है, पूर्वी तट की डेल्टाएं हैं और नदी घाटी में ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये हो गया आपको जलोढ़ मिट्टी से जुड़े फैक्ट्स। ठीक है, सबसे प्रतिशत में जो पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी ही होती है। सर्वाधिक प्रतिशत में, अधिकता में अगर पाई जाती है तो जलोढ़ मिट्टी भी है, उर्वरक होती है। प्रकृति की बात की जाए तो नदियों द्वारा लाई गई निक्षेपित अवसाद से बनती है, और ये कछारों में पाई जाती है, इसलिए इसे कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का एक नाम कछारी मिट्टी भी है, याद रखिएगा। ये जलोढ़ मिट्टी आगे चल के अलग अलग भागों में बढ़ भी जाती है, बांगर खादर। जो नया जलोढ़ है, मीन्स नई मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, वो खादर है, और जो पुरानी है वो बांगर है, वो प्राचीन जलोढ़ है। विशेष रूप से आपको ये मिट्टियां उत्तर भारत में देखने को मिलेंगी। इसका जो गठन है वो कैसे हुआ है, तो वो बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी, बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी, और इसका जो गठन है वो इस आकार पे ही होता है। वो जलोढ़ मिट्टी जो पुरानी हो गई है, एक जगह जाके एकत्रित होके एक ऊंचा भुंड टाइप का बना लिया है, तो वो बांगर कहलाती है। और जो खादर है वो एकदम से नवीन, मीन्स नया नया जो नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी है वो खादर मिट्टी कहलाती है। बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी पश्चिम में अधिक बलुई है, ये हम लोग जानते हैं इस चीज को। आगे आते हैं, ये जो मैप पे आपने क्षेत्र देखा है ये क्षेत्र है काली मिट्टी का। कौन सा क्षेत्र था, तो दक्कन का पठार। इसमें महाराष्ट्र का विदर्भ, दक्षिण पूर्वी गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, और आपको पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा का पठार, उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी आंध्र प्रदेश, ये सब क्षेत्र जो है ये काली मिट्टी के लिए जाने जाने वाली क्षेत्र है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, तो इस ज्वालामुखी विस्फोट से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो बहुत सारी गुण और विशेषता आप इसको वैसे भी याद रख सकते हैं। काली मिट्टी का जो सबसे अधिक क्षेत्र है वो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। महाराष्ट्र काली मिट्टी के लिए, या फिर काली मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र से बहुत गहरा संबंधित है। मीन्स महाराष्ट्र में जब मिट्टी की बात आती है तो लोग काली मिट्टी के बारे में ही ख्याल आता है। क्षेत्रफल जो काली मिट्टी का है वो 28.08% है। प्रकृति क्या है, तो चिकनी और चिपचिपी होती है। कपास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सोयाबीन और दलहन की खेती होती है। अन्य नाम जो है इसका, इसको रेगुर और कन्हार नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारी जो अगली मिट्टी है वो लाल एवं पीली मिट्टी। अच्छा, चरणोजम एक मिट्टी का प्रकार होता है, हम लोग उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के दौरान। तो ये चरणोजम में आती है। लाल एवं पीली मिट्टी जो है इसका वितरण क्षेत्र अरावली है, तमिलनाडु है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ये जो मैप में आप देख रहे हैं ना, अभी जो मैप में जो दर्शाया जा रहा है पॉइंट आउट करके, यही वो क्षेत्र है जो लाल और पीली मिट्टी का क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में महानदी का जो मैदान है वो। लेटराइट मिट्टी की बात किया जाए तो पूर्वी और पश्चिमी घाट, राजमहल की पहाड़ी, केरल, कर्नाटक, ओडिशा की पठारी भाग यहाँ पाया जाता है। भारत में अगर पूछा जाए लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ है, तो भारत में लेटराइट मिट्टी का जो सबसे अधिक क्षेत्र है वो केरल में है, ये याद रखेंगे।
तो हमारे यहाँ जो केरल है वो इसके लिए जाना जाता है। उष्ण कटिबंधीय अधिक वर्षा के कारण क्ले जो है, चूना जो है, रेत जो है, ये बह जाता है तथा लोहे के ऑक्साइड और अल्युमिनियम के यौगिक इसमें मिल जाते हैं। इसका कलर लाल हो जाता है। इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, मीन्स ये अम्लीय प्रकृति की होती है। अगली मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी, जिसको शुष्क मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये जो मिट्टी होती है लेटराइट, ये चाय की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, ये याद रखिएगा। आते हैं आगे हम लोग। शुष्क मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी, तो इसका जो वितरण क्षेत्र है वो राजस्थान है, सौराष्ट्र है, कच्छ है और हरियाणा है। गठन हुआ है बलुई मिट्टी है ये। रासायनिक संरचना की बात की जाए तो इसमें लोहा और फास्फोरस की अधिकता होती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। अब नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है, पानी की भी कमी होती है यहाँ। तो यहाँ जो फसल होता है वो ज्वार, बाजरा, ये सब जो मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाजों के फसल यहाँ देखने को मिलते हैं। लवणीय मिट्टी की बात की जाए तो इसका जो वितरण क्षेत्र है वो तटीय क्षेत्र में है। गुजरात, पूर्वी तट, सुंदरवन, ये इसका वितरण क्षेत्र हो गया। समुद्र तटीय इलाके में उच्च ज्वार के समय समुद्र के खारे जल का भूमि पर फैल जाना, यही इस मिट्टी का निर्माण करता है। ये जो आप मैप में देख पा रहे हैं, मैप के जरिए हम लोग इसको समझते चल रहे हैं, सारे जो मिट्टी है इनको और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत वाला क्षेत्र है जहां हम लोग इन मिट्टियों को देख रहे हैं, आप इसमें एक चीज पाएंगे कि इधर वर्षा उत्तर भारत की तुलना में कम होता है और समुद्र तट मीन्स दोनों ही तरफ, तीनों ही तरफ तट वगैरह है, तो इनकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय हो जाती है। और यह धान, अमरूद, आंवला, बरसीम इत्यादि के फसल के लिए जानी जाती है। यहाँ पे इन फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। तो जब भी आप प्रायद्वीपीय भारत को देखेंगे ना, तो इसके आसपास में जो नदी वगैरह है, जो सागर वगैरह है, इसको जरूर एक बार ध्यान दे लेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीजें समझ में आ जाएगी। आगे आते हैं पीटमय मिट्टी। सुंदरवन का डेल्टा इस मिट्टी के लिए जाना जाता है। केरल का एलप्पी क्षेत्र, दलदली क्षेत्रों में अधिक मात्रा में जैविक पदार्थ के जमाव से मिट्टी बनता है। अब क्योंकि जैविक पदार्थों का जमाव हो रहा है तो यहाँ ह्यूमस पाया जाएगा 40 to 50%। और इसकी जो प्रकृति होगी वो जनरली अम्लीय होगी, कहीं कहीं ये क्षारीय देखने को मिलता है। ठीक है, इसका रंग गाढ़ा और काला होता है। वन क्षेत्र की या फिर पर्वतीय मिट्टी, ये हम लोग का अगला टॉपिक है, वन क्षेत्र की मिट्टी का है या फिर पर्वतीय मिट्टी का है। और ये जो मिट्टी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग का अंतिम टॉपिक है इस वीडियो का। कुछ सेपरेट टॉपिक्स जो छूट गए हैं उसके ऊपर हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आज ही इन सारे वीडियो को अपलोड करेंगे, यानी एनसीईआरटी का ज्योग्राफी आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। घाटियों की वन मिट्टी में जैव तत्व या ह्यूमस की अधिकता होती है, लेकिन पहाड़ी ढलान पे ह्यूमस कम होता है, ये याद रखिएगा। इसकी जो प्रकृति होगी वो अम्लीय होगी। पोटास, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है। फसलों की बात किया जाए तो सेब, चाय, कहवा, मसाला, ये जो है ये बागवानी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। तो सेब हो, चाय हो, कॉफी हो, मसाला हो, ये सब यहाँ पे उगता है। अब हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम आपसे मिलेंगे और अगले इंपॉर्टेंट वीडियो को हम लोग देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा। अगर आप बीपीएससी इस बार 70वीं में बैच रहे हैं तो जो प्लेलिस्ट है हमारा, वहां से जाकर के बीपीएससी स्पेशल वीडियोस को एक बार जरूर देख लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। पूरे दिन हम लोग इंडियन ज्योग्राफी लेकर के आएंगे, सोर्स होगा एनसीईआरटी और अलग अलग टॉपिक्स को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।